बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस हेड ऑफिस जोहर टाउन। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है तो इसमें किसी किस्म के कोई झूठ शामिल नहीं होगा। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक एज आई टोल्ड यू। व्हाट आर क्लॉजेस, व्हाट आर सेंटेंसेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। थोड़ा सा आज इनकी हायरार्की के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि हाँ जी, क्लॉज क्या है बेसिकली, इसकी ये टर्मिनोलॉजी, इसकी ये वर्ड, इसका क्या इसकी ओरिजिन है और किस तरह हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज स्टार्ट होती है कहाँ से? अगर मैं उसकी एक हायरार्की बनाऊँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हायरार्की बनेगी कि सबसे पहले होगा हमारे पास एक लेटर ABCD, एक लेटर और उसके साथ कोई एक वॉल वगैरह यूज करके हम बना देते हैं एक अदद सेलेबल। क्या? सेलेबल। अब इस सेलेबल से मिलके बनता है एक वर्ड। अब मुख्तलिफ वर्ड्स, दो तीन, अब मीनिंगफुल हैं कि मीनिंगलेस हैं, इसकी बेस पे डिफरेंस करेंगे। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, क्या एक बन गया, वो मीनिंगलेस ग्रुप ऑफ वर्ड बना, तो हम कहेंगे कि वो बनेगा क्या? वो बनेगी फ्रेज। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने इकट्ठे किए और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे इकट्ठे किए कि उनके अंदर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट उसमें मौजूद है, उसमें वर्ब भी मौजूद है, तो हम कहेंगे ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड कहलाएगा क्या? क्लॉज। क्या कहलाएगा? क्लॉज। अच्छा, अब क्लॉज आ गई। क्लॉज क्या है? इसमें अपना सब्जेक्ट है और अपना वर्ब है, लेकिन इसका मसला क्या है कि ये बेसिकली पार्ट ऑफ सेंटेंस कहलाती है। तो अब क्लॉजेस मिलके बनाएगी क्या? क्लॉजेस मिलके बनाएगी एक अदद सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बनेगा? सेंटेंस से मिलने से बनेगा एक अदद पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बनेगा क्या? जिसे हम कहते हैं, पैराग्राफ से बनेगा ऐसे। तो ऐसे क्या है? ऐसे ही हमारी लैंग्वेज है। अब लेटर्स, सिलेबल, वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड ऐसे, ये इसकी पूरी हायरार्की है। किसी भी लैंग्वेज की अगर हम डिस्कस कर रहे हों तो उसके अंदर मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो यही हो सकती हैं। डेफिनेटली जो क्लाइमेक्स ऑफ द लैंग्वेज है वो उसका ऐसे होता है, जिसमें आप पूरी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसमें आप पूरी बातें कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्लियर होगी यहाँ तक बात? आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिस पे हमने आज बात करनी है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास फ्रेजेस और क्लॉजेस। मतलब एक चीज ये देखें, ना ये कंप्लीट सेंटेंस है, ना ये पीछे कोई वर्ड है, ये दरमियानी स्टेजेस हैं। इस वजह से अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको भी कंफ्यूजन होती होगी इस बात पे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। तो इसका आंसर क्या है? इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आज हम देखते हैं। इनकी जो हम कहते हैं कंपोजिशन या इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मोर और लेस सेम रहती है। क्या मतलब? मैं कहूंगा ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ क्लॉज, लेकिन जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं, उनकी जो फंक्शन है, उनके जो जिसे कहते हैं उनके जो रोल्स हैं किसी सेंटेंस के अंदर, वो डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या ये फ्रेज है, क्या ये क्लॉज है। और दूसरा एंगल क्या होगा? दूसरा एंगल होगा कि क्या इसमें अपने मीनिंग्स कन्वे करने की सलाहियत है, या ये अगर सेंटेंस से सेपरेट करें तो ये हमारे पास क्या आएगी? ये हमारे पास मीनिंग खो तो नहीं देगी। तो यहां से हम अपनी बात का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करने जाएंगे एक दो सेंटेंसेस की हेल्प से फ्रेज और क्लॉज का कॉन्सेप्ट। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल लेके हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए जी। सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं और वो क्या है? मैं कहता हूं आई saw a boy who was wearing a shirt. I saw a boy who was wearing a shirt. दूसरा सेंटेंस देखते हैं जी। I saw a boy with
a shirt। अब दोनों को डिफरेंशिएट करें, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनाएं एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इट डेफिनेटली। क्या दोनों के अंदर जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज किए हैं, जो हमने कुछ ग्रुपिंग यूज किए, जैसे हु वाज वेयरिंग अ शर्ट, विद अ शर्ट, क्या ये दोनों सेंटेंस का पार्ट हैं कि नहीं हैं? यस, ऑफ कोर्स दे आर अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। एम आई राइट? क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर इधर भी कंफ्यूजन है तो एक और स्टेप ले लेते हैं, एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल, आई नीडेड सम मनी सो आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा ही आसान है, रादर मासूमाना सवाल है। और वो आसान क्वेश्चन क्या है? आसान क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, ये जो मैंने बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे लिखे, ये कितने सेंटेंसेस है बेटा? एक सेंटेंस है कि दो सेंटेंस हैं? द आंसर इज सर, ये एक सेंटेंस है। बिकॉज कैसे हम कह सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ कैपिटल लेटर एंडिंग एट अ फुल स्टॉप? अरे भाई, ये तो सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई। क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम अ कैपिटल लेटर एंडिंग एट अ फुल स्टॉप, या कोई क्वेश्चन मार्क, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। पंक्चुएशन का लेक्चर याद करें, उसमें मैंने आपको बताया था स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब जहां पे सेंटेंस स्टॉप किया जा सकता है। और वो तीन सिंबल्स थे, तीन मार्क्स थे, एक फुल स्टॉप था, एक हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, और एक हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कैपिटल लेटर एंडिंग ऑन एनी स्टॉप इज कॉल्ड अ सेंटेंस। डन? तो ये एक सिंगल सेंटेंस है। लेकिन इसमें देखिए हमारे पास कितने वर्ब्स आए और कितने सब्जेक्ट आए। तो अगर मैं इनको इनसर्कल करूं तो ये आए सब्जेक्ट, नीडेड वर्ब, आए सब्जेक्ट, स्टार्टेड वर्ब। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब हैं। क्या हम कहेंगे कि इसके अंदर एक क्लॉज है? नो। अब ये एक पार्ट ये खड़ा है, एक पार्ट ये खड़ा है, दोनों के दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट एवरी पार्ट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक बात यहां तक समझ आ रही है? वेरी गुड। अब आ जाएं ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाली एग्जांपल्स में। यहां पे देखिए, हु वाज वेयरिंग अ शर्ट विद अ शर्ट। हु वाज वेयरिंग के अंदर क्या है आपके पास? यहां पे आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, हु वाज वेयरिंग। उसके बाद क्या था? वॉज वेयरिंग। क्या है वॉज वेयरिंग? आपके पास डेफिनेटली क्या है? ये एक वर्ब का पैटर्न है, वर्ब का स्ट्रक्चर है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हु वॉज वेयरिंग, सब्जेक्ट एंड वर्ब, और साथ साथ ये पूरे सेंटेंस का भी पार्ट है। कुछ समझ आ रही है बातें? यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, हमने लिखा विद अ शर्ट। ठीक है, विद अ शर्ट हमने लिखा। क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है? क्या इसमें कोई वर्ब है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है यहां पे ये कंप्लीट, इस वाले में, पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर हमने मुख्तलिफ चीजें अटैच की। यहां पे भी कुछ हिस्सा अटैच किया, यहां पे भी कुछ हिस्सा अटैच किया, लेकिन जो दोनों पार्ट्स अटैच किए उसमें पहले हिस्से के अंदर आपको सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है, उसमें वर्ब भी नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से में ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। तो अब हम कहेंगे क्या? अब हम कहेंगे जनाब क्लॉज किसे कहते हैं? क्या क्लॉज किसे कहते हैं? भाई क्लॉज हमारे पास क्या है? क्लॉज है पार्ट ऑफ सेंटेंस। अच्छा, वेरी गुड। देन व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज किसे कहते हैं? भाई फ्रेज भी तो हमारे पास क्या आ गई? पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब इससे आसान आपको नहीं क्लियर किया जा सकता। दोनों एग्जांपल्स आपके सामने, दोनों बातें मैंने साथ लिख दी। ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है। एक को मैं क्लॉज कहूंगा, एक को मैं फ्रेज करूंगा। किस बेस पे? वो बेस ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम कह रहे हैं कि उस पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है, क्या, और साथ वर्ब भी मौजूद है, तो वो बनेगी क्लॉज। बात समझ आ गई? बात क्या बात क्लियर हुई? ये क्लियर हुई कि भाई क्लॉज जो है वो भी सेंटेंस का हिस्सा है, लेकिन ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट होता है और साथ उसका अपना वर्ब भी मौजूद होता है। सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। लेकिन जो हमारे पास फ्रेज आती है डियर स्टूडेंट्स, तो देखें यहां पे आपको कोई
वर्ब, कोई सब्जेक्ट, कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे भाई फ्रेज की डेफिनेशन क्या है? फ्रेज की डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है। तो ये दोनों चीजें यहां पे क्रॉस हो रही हैं, ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। लो जी, पार्ट ऑफ सेंटेंस तो दोनों हैं, एक के अंदर सब्जेक्ट होता है और एक के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। हाँ जी, इससे आसान डेफिनेशन हो सकती है। अब मैं अगर आप लोगों की सिर्फ फरमाइश के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which has its own subject and verb. Then what is a phrase? Phrase किसे कहेंगे? फ्रेज की आधी डेफिनेशन तो कॉमन निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल क्या हम कहेंगे? फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ sentence which has no subject and verb. लो जी डियर स्टूडेंट्स, यहां तक एक आपकी डेफिनेशन और एक एस्पेक्ट क्लियर हो गया। अब एक और एंगल भी हमने देखना है, किसका? कि फ्रेज और क्लॉज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसका एक मेथड आपको मैं अभी और बताता हूं। वो क्या है? वो आप डिफरेंशिएट करेंगे इस बेस पे कि क्लॉज क्या होगा। क्लॉज आप कहेंगे किसे? क्लॉज कहेंगे डियर स्टूडेंट्स आप मीनिंगफुल पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो फ्रेज किसे कहेंगे? भाई फ्रेज कहेंगे हम किसको? फ्रेज कहेंगे हम ऐसे पार्ट को। फ्रेज किसे कहेंगे? फ्रेज कहेंगे किसे? मीनिंगलेस पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या? मीनिंगलेस पार्ट ऑफ सेंटेंस। भाई इसका क्या मतलब है? देखो भाई, मीनिंगलेस और मीनिंगफुल का मतलब ये है कि अगर हम इन पार्ट्स को सेंटेंस से सेपरेट कर लें तो फ्रेज कभी भी अपने मीनिंग्स नहीं देती, जबकि क्लॉज अपने मीनिंग्स दे जाती है। भाई इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब अगर आप कहते हो, क्या आप कहते हो जनाब विद अ शर्ट, आपने इसे सेपरेट लिखा, क्या इसको आपको कुछ समझ आई कि हम क्या बात कर रहे हैं? क्या इसके अंदर कोई वर्ब है? क्या इसके अंदर कोई एक्शन है? क्या इसके अंदर कोई स्टेट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे इसको जब भी हम सेंटेंस से सेपरेट करेंगे ये अपने मीनिंग्स खो देगी, इसके कोई मीनिंग्स पोर्ट्रे नहीं होंगे, ये मीनिंगलेस हो जाएगी। अच्छा, इसके अगेंस्ट जो दूसरा एंगल है हमारा, वो दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल है कि जब हम क्लॉज को सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब हु की जगह पे बेसिकली तो क्या था? हु किसकी तरफ? रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया हुआ है। हु किसकी तरफ रेफर कर रहा है? अ बॉय की तरफ। ये तो आप लिखेंगे अ बॉय वाज वेयरिंग अ शर्ट। भाई ये तो अपने मीनिंग्स दे गया, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। तो फ्रेज और क्लॉज में जो बेसिक डिफरेंस है वो इसी बात का है कि पहले आप इसकी कंपोजिशन की बेस पे डिफरेंशिएट किया, यहां पे मैंने इनकी कंपोजिशन, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिफाइन किया, यहां पे इसके मीनिंग्स को डिफाइन किया कि जब हम इसे मेन स्ट्रक्चर से, मेन सेंटेंस से सेपरेट करते हैं तो फ्रेज अपने मीनिंग्स खो देती है, जबकि क्लॉज जो है वो अपने मीनिंग्स को मेंटेन करती है। तो ये अब आपके पास हो गई बेसिक डिफरेंस कि what is difference between phrase and clause. Okay, let's start now talking about clauses. अब इनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। आपको मैंने ये बता दिया कि क्लॉज और फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है और हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लॉजेज में। अब क्लॉजेज की ब्रॉडर कैटेगरी है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इसके एंगल्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूं क्लॉजेज की कैटेगरीज की, तो क्लॉजेस बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं, दो टाइप्स की आती हैं। एक को हम कहते हैं क्या? डिपेंडेंट, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें ये क्वेश्चन या ये
वाला टॉपिक किस तरह पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली वो आपको एमसीक्यूज के फॉर्मेट पे आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि वो बता देगा, आपको एक सेंटेंस लिख कर दे देगा और पूछेगा कि बताएं ये कौन सी क्लॉज है, राइट। तो आपको बेसिकली यहाँ पे मैंने तमाम टर्मिनोलॉजीज और उनको आइडेंटिफाई करने का मेथड मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाना है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा कि हमारे पास क्लॉजेस दो पार्ट्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। एक हमारे पास डिपेंडेंट और दूसरी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। भाई डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज, अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल देखें, द वर्ड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट के क्या मीनिंग है? डिपेंडेंट के मीनिंग होते हैं कि जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हो, मतलब खुद से कुछ ना हो, आगे कुछ बात हो, आगे किसी पे रिलाय कर रही हो, आगे कोई स्टेटमेंट पास करनी हो, कोई बात नामुकम्मल हो, तो हम कहेंगे ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली डेफिनेशन आ रही है किसके? डिपेंडेंट होने की। आप कहते हैं फलां पर्सन पे डिपेंडेंट है, मतलब क्या? कि वो रिलाय करता है। अब क्या मतलब होता है? सेंटेंसेस में रिलायंस कहाँ से निकल आया? सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंसी क्या आती है? तो देखिए, मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा एक कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या ये हमारी सेंस कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ व्हेन ही वॉज यंग, व्हेन ही वॉज यंग, क्या मैं पंक्चुएशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टॉप्स पुट कर सकता हूँ? क्या यहाँ पे मैं कोई फुल स्टॉप, कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मेरा जिसे कहते हैं मेरे मीनिंग्स कंप्लीट नहीं है, मैं 100% बात को मुकम्मल नहीं कर पा रहा। व्हेन ही वॉज यंग, तो क्या हुआ? आगे मुझे कुछ बताना है। इसका मतलब क्या है? दिस होल पार्ट हैविंग दीज वर्ड्स विद इन इट, इतने ज्यादा वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 वर्ड्स आर देयर, बट स्टिल इट हैज नीड फॉर समथिंग एल्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। Am I right? इसे अब भी जरूरत है कुछ और वर्ड्स की, कुछ और सेक्शंस की, कुछ और सेगमेंट्स की, ताकि अपने मीनिंग्स को कंप्लीट कर सके। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अगर ये सिचुएशन जनरेट हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या ये इंडिपेंडेंट नहीं है? तो फिर क्या है? ये डिपेंडेंट है। अब यहां तक आपको बात समझ आ गई कि डिपेंडेंसी किसे कहते हैं। इसका कंपैरिजन आप करें एक और एग्जांपल के साथ, और वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल आप देखिए, मैं कहता हूं ही वॉज यंग, ही वॉज यंग, वो जवान था, ही वॉज यंग। अब यहां पे देखिए, क्या आपके मीनिंग कंप्लीट हुए? क्या अब आप स्टॉप्स लगा सकते हो? जी हाँ, आप लगा सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? भाई ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसको आगे मजीद कुछ चाहिए। तो हम कहेंगे क्या? ये बेसिकली डिपेंडेंट है। क्या है जी? ये डिपेंडेंट है। तो ये ही वॉज यंग क्या है? ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस को बोलने के बाद आपको आगे कुछ और बोलने की जरूरत पेश नहीं आती। तो आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे ये क्या है भाई? ये हमारे पास आ गया इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट कब आएगा? देखिए, पहली बात यह है कि भाई हम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, अब ये बात गौर से सुननी है आपने और समझना है। कैसे? मैं कह रहा हूं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट तब इवॉल्व होता है जब आप बेसिकली क्लॉजेस की डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लॉजेस की डिस्कशन कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब क्लॉजेस की डिस्कशन कब इवॉल्व होती है? जब सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मतलब सेंटेंस के अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है जिसका अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, वो क्लॉज बनेगी। अब जैसे ही हमें पता चला कि ये क्लॉज बन गई, अब हम सोचेंगे कि ये देखना चाहिए कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये किस तरह की क्लॉज है। क्लियर होगी बेटा बात? तो हम कहेंगे अगर ऐसी क्लॉज आ गई, अब ये मैं आपको पहली आइडेंटिफिकेशन का मेथड बता रहा हूं। पहला मेथड, पहला शॉर्टकट, पहला टोटका। और वो टोटका क्या है? आइडेंटिफिकेशन का पहला टोटका है विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन। और मैं बड़े ही क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी आपको इससे आसान करके नहीं बता सकता। पहला पॉइंट, आप कहेंगे बात क्लॉजेस की हो रही है और
डिस्कशन पंक्चुएशन की हो रही है। सर किस तरह बता रहे हैं? भाई सर जिस तरह बता रहे हैं ऐसे कोई और बता नहीं सकता, और इतनी आसानी से आपको और कोई समझा नहीं सकता। आप समझेंगे, पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी। अब आप जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप इस बात को सुन लें। मैं कहता हूं आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, दो चीजें हैं। दोबारा लिख रहा हूं, मैं कहता हूं सेंटेंस आता है या एक कुछ वर्ड्स आते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard, comma, you will pass। जिन बच्चों को ये लगता है ना कि ये जनाब डिपेंडेंट है, ये अपने मीनिंग्स कंप्लीट नहीं करती, ये फलां कर देती है, ये फलां कर देती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनसे मैं उनकी जान छुड़वा रहा हूं हमेशा के लिए। एक ऐसा सोल्यूशन दे रहा हूं कि आज के बाद टेंशन खत्म हो जानी है। और वो क्या है सोल्यूशन? वो सोल्यूशन देखिए। अब आप देखें, क्या ये सेंटेंस कितना है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ कैपिटल लेटर एंडिंग एट अ स्टॉप्स। तो सेंटेंस एक हुआ। चलें, इस सेंटेंस के अब कितने पार्ट्स हैं? पार्ट नंबर 1 है आपके पास, इफ यू वर्क हार्ड। पार्ट 2 क्या है आपके पास? पार्ट 2 है आपके पास, यू विल पास। लो बेटा जी, दोनों को मैंने सेपरेट लिख दिया। अब मुझे आप ये बताओ, इनमें से किसके बाद, ये जो मैंने बात की है ना आपको कि डियर स्टूडेंट्स, आपको पंक्चुएशन की मदद से मैं क्लॉजेस का नोमेनक्लेचर समझा दूंगा, क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना समझा दूंगा। तो देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, दो सेपरेट करके लिख दी, डन। अब मुझे आपने बताना है किस वाली के बाद फुल स्टॉप लग सकता है और किस वाली के बाद फुल स्टॉप नहीं लग सकता। दोबारा बोल रहा हूं कि दोनों में से मुझे यह बताओ कि किस वाली के साथ हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं और किस वाली के साथ फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। क्या यहां पे मैं कह सकता हूं इफ यू वर्क हार्ड, बात खत्म, मैं चुप कर सकता हूं? क्या मेरा आइडिया कंप्लीट हुआ? क्या मैं यहां पे स्टॉप्स प्लेस कर सकता हूं? वो जो स्टॉप्स आपको पढ़ाए थे पंक्चुएशन में कि फुल स्टॉप आ जाए, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाए या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, क्या उनमें से कोई से, उन तीनों में से कोई एक साइन भी यहां पे पुट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसको जब भी ऐसे लिखूंगा इसके बाद मैं फुल स्टॉप प्लेस नहीं कर सकता। मुझे क्योंकि क्या चाहिए, मुझे आगे कुछ बताना है, मुझे आगे कुछ बोलना है, वरना यह बात मेरी नामुकम्मल है। अब अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, अगर आप किसी क्लॉज के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, तो डियर स्टूडेंट वो क्लॉज हमेशा हमेशा क्या होगी? वो क्लॉज हमेशा हमेशा कहलाएगी डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सी क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज। और अगर कोई ऐसी क्लॉज है जिसके बाद आप फुल स्टॉप प्लेस कर सकते हो, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे, यहां पे आप, एक मिनट, पहली बात तो ये, मैंने इसको जरा प्रैक्टिस भी करवाना था। यू विल पास, इसके बाद फुल स्टॉप लग सकता है कि नहीं? यू विल पास क्या लगा सकते हो कि नहीं? 100% हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एटसेट्रा, यू विल पास, ठीक है, फुल स्टॉप लग सकता है। तो ये जिसके बाद हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ये मैंने लगा दिया, जिसके बाद हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, वो क्लॉज हमारे पास क्या होगी? वो क्लॉज होगी हमारे पास इंडिपेंडेंट। क्लियर होगी बात? अगर मैंने ये दो टर्मिनोलॉजीज लिखी तो अब आपको उनको आइडेंटिफाई करना भी बता दिया कि कैसे आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर होगी यहां तक बात? समझ आ गई? अब देखिए, पंक्चुएशन की मदद से हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। ये पहला सेट था टर्मिनोलॉजीज का जो हमने यूज कर लिया, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जरा इसका एक और एंगल देखने जा रहे हैं, और वो एंगल क्या है कि मजीद क्या हमारे पास इसकी और कैटेगरीज भी आ सकती हैं? क्या हम इसको मजीद भी डिफाइन कर सकते हैं? देखो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, एक चीज है डिपेंडेंट। क्या है? डिपेंडेंट। भाई डिपेंडेंट अगर है तो बताना तो पड़ेगा किस तरह की डिपेंडेंट है। आप कहते हैं अली जो है वो अहमद पे डिपेंडेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा किस एंगल से डिपेंडेंट है। क्या वो उससे पैसे लेता है? क्या वो उससे खाना लेता है? क्या वो उससे रिहाइश लेता है? किस फंक्शन के तहत डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है तो ये भी बताओ डिपेंडेंसी किस तरह की है।
क्लियर होगी बेटा बात? तो हमें क्या देखना है, अब हम इसको एक और डुबकी लगाने जा रहे हैं क्लॉजेस के अंदर, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कि ठीक है जी, अब हमारे पास हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सर जी ये जो है क्लॉज वो क्या है, ये क्लॉज सर हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गई। तो आगे चलते हैं, अगर डिपेंडेंट क्लॉज आ गई है तो इसको और क्या डिवीजन हो सकती है, इसको और किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इसको एलाबोरेट कर सकते हैं, क्या क्या इसके शेड्स हो सकते हैं। देखिए डिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली दो तरह की होती हैं। अब एक मॉडिफायर क्लॉज है, मतलब उनका काम होता है मॉडिफिकेशन करना, कभी वो वक्त बता देंगी, कभी वो मैनर बता देंगी, कभी वो किसी बंदे को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प कर देंगी, कभी वो हमें बताएंगी कि ये काम कहाँ पे हुआ, प्लेस बता सकती हैं, टाइम बता सकती हैं, मैनर बता सकती हैं, या कोई नाउन कोई है उसको आइडेंटिफाई करवा सकती हैं। तो एक तो हो गई मॉडिफायर्स। अगर मैं मॉडिफायर्स की बात करूं तो मॉडिफायर्स में मेरे पास दो कैटेगरीज आएंगी। कौन कौन सी? एक आएगी हमारे पास क्या, एडवर्ब क्लॉज। दूसरी कैटेगरी क्या है मॉडिफायर्स की, आपको बता चुका हूं मॉडिफायर्स की। दूसरी होगी हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरी क्या है, थर्ड कैटेगरी क्या है? एक कैटेगरी मैंने एड्रेस कर दी कि मॉडिफायर्स की डिपेंडेंट क्लॉजेस मॉडिफायर्स हो सकती हैं, वो मॉडिफाई कर सकती हैं। तो अगली बात क्या होगी, अगली बात होगी हमारे पास क्या कि हम कहेंगे कि सम टाइम डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो किसी एक्शन का सब्जेक्ट हो सकती है या किसी एक्शन का ऑब्जेक्ट हो सकती है। मतलब अब हम क्या कहेंगे, अच्छा यहां तक बात तो समझ आ गई कि मॉडिफायर आ गई। आगे कैटेगरी बताने जा रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कभी वो एक्शन का सब्जेक्ट हो सकती है, कभी वो एक्शन का ऑब्जेक्ट हो सकती है। अगर सब्जेक्ट है तो भी वो नाउन क्लॉज है, अगर ऑब्जेक्ट है तो भी वो नाउन क्लॉज है। ये कैसे पता चला भाई? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना ये फीचर ही सिर्फ नाउन की है, नाउन ही तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। और अगर पूरी क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही हो तो हम कहेंगे ये नाउन क्लॉज है। और इसी तरीके से अगर पूरी क्लॉज उठा के हम ऑब्जेक्ट के फंक्शन पे ले जाएं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये अगेन एक नाउन क्लॉज है। तो थर्ड कैटेगरी जो है वो क्या है, वो है आपकी नाउन क्लॉज। यहां तक बात समझ आ गई? अब देखें, मैं दोबारा चीज़ों को हायरार्की में लेकर चलता हूं। पहले मैंने आपको पूरे वर्ड्स बताए, फिर मैंने कहा कि हमारे पास फ्रेज और क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के कुछ मेथड्स हैं, और हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फ्रेज की क्वालिटीज़ हैं, ये क्लॉज की क्वालिटीज़ हैं। फिर जैसे ही क्लॉज लिखा, दो वर्ड्स निकले। एक हमारे पास निकला कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या थी, इंडिपेंडेंट, उसको तो मैंने एक आराम से एक छोटे से फार्मूले के साथ आपको समझा दिया कि ये हम पंक्चुएशन की मदद से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी क्लॉज है। और फुल स्टॉप लग गया, स्टॉप्स में से कुछ लग गया तो इंडिपेंडेंट है, अगर स्टॉप्स में से नहीं लगा कुछ तो वो डेफिनेटली एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन बना क्या कि डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हो सकते हैं, लेकिन साथ ही एक और क्वेश्चन बना रहा हूं कि ठीक है ये तो हो गया, तो सर क्या हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की भी टाइप्स बता सकते हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की भी टाइप्स बता सकते हैं? द आंसर इज नो। बताओ क्यों? भाई जो चीज है ही इंडिपेंडेंट, जो किसी पे इन्हिसार ही नहीं करती, जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करती, तो वो तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का इतना नाम काफी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है। मजीद इसको क्या हम डिफाइन करें कि ये मॉडिफायर है, ये फलां के साथ जुड़ी हुई है, ये फलां के साथ जुड़ी हुई है, इसका सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है, इसका ऑब्जेक्ट के साथ। अरे भाई ये तो तब होता जब वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती, और अगर वो डिपेंडेंट क्लॉज होती। जब वो डिपेंड ही नहीं कर रही, जब वो डिपेंडेंट क्लॉज ही नहीं है, तो हम उसका नॉमेनक्लेचर भी ऐसा ही रखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज की कोई नो सब टाइप्स, क्या नो सब टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज की कोई टाइप्स नहीं होती। ठीक है, अब हम चलते हैं किस तरफ, अब हम चलते हैं इन डिपेंडेंट क्लॉजेस की कैटेगरीज को डिस्कस करने, साथ ही उनकी आइडेंटिफिकेशन सीखने। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को डिफरेंशिएट करने के बाद अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट वो टर्म्स जो डिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर हमने डिस्कस की। डिपेंडेंट क्लॉजेस को एज आई डिड इट अर्लियर, dependent clauses can be divided into three different categories. One is called an
adverb, other one is called adjective, and the third one is called noun. तो ये सारी आपके पास क्या आ गई, डिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स आ गई। अब आपसे वो क्वेश्चन क्या करता है, मैं एक एमसीक्यू से पहले आपको उस फील्ड में ले जाता हूं जहां से उसने ये क्वेश्चन करना है या जिस तरीके से वो क्वेश्चन कर सकता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस, अब एमसीक्यू बना रहा हूं यहां पे। अब उसने एमसीक्यू कैसे देना है, उसने देना है सपोज व्हेन everyone was asleep, she left the house. When everyone asleep, she left the house. वो क्या करेगा, वो ऐसे इसको कर देगा अंडरलाइन, स्टेटमेंट देगा आइडेंटिफाई द underlined clause, and the options will be something like this. For example, noun clause, beta, आप कह सकते हैं beta, that is adjective clause, and Charlie, adverb clause, delta, independent clause. ये आपको एमसीक्यू दिया जाएगा। अब व्हेन एवरीवन वाज asleep, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। अब देखेंगे हम कि ये कौन सी क्लॉज है, तो ये चार ऑप्शंस आएंगे इसमें, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डेफिनेटली अगर हम देखें तो सबसे पहले व्हेन एवरीवन वाज asleep, जो मैं आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ा चुका हूं पहले, जरा उसका आंसर करेंगे। व्हेन एवरीवन वाज asleep, क्या इसके बाद फुल स्टॉप लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, लिहाजा ये क्रॉस हो गया। इसके बाद देखिए व्हेन एवरीवन वाज asleep, क्या ये क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट है? क्या ये क्लॉज किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है? अगर ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब डायरेक्ट यही हुआ कि ये नॉन क्लॉज भी नहीं है। अब अगला पॉइंट कि व्हेन एवरीवन वाज asleep, क्या ये किसी नाउन को डिफाइन कर रही है? क्या इसका रिलेशन किसी नाउन के साथ है? अगर इसका रिलेशन किसी नाउन के साथ नहीं है तो क्या ये एडजेक्टिव हो सकती है? क्योंकि एडजेक्टिव की तो डेफिनेशन ये है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सम रिलेशन विद अ नाउन, या जिसे हम कहते हैं विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये भी यहां पे रॉन्ग होगा, ये भी यहां पे इनकरेक्ट होगा। द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट इज एडवर्ब क्लॉज। अब आप इसको कैसे का मतलब, एक तो मैंने कहा क्या किया, मैंने आपको बाकी ऑप्शंस ड्रॉप करवा दिए। अब दूसरा मेथड है कि डायरेक्ट आपने आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? व्हेन एवरीवन वाज asleep, भाई ये सारी स्टेटमेंट किसका आंसर दे रही है? मैं देखें इसी सेंटेंस को क्या मैं यूं नहीं लिख सकता क्या कि मैं लिख सकता हूं, सपोज मैं कहता हूं शी left the house yesterday. She left the house yesterday. अब ये yesterday क्या है? इसी yesterday की जगह पे मैं ये कह सकता हूं ना, she left the house when everyone was asleep. इसका मतलब क्या है कि अगर yesterday हमारे पास टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, तो फिर ये वाली क्लॉज भी क्या बता रही थी? ये वाली क्लॉज भी तो इसका टाइम ही बता रही थी। अगर इसका टाइम बता रही थी, किसका टाइम बता रही थी? भाई टाइम बता रही थी कि उसने घर कब छोड़ा, उसका टाइम बता रही है। तो वर्ब का टाइम बता रही है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ब के बारे में कुछ बता रही है। तो अगर कोई एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका रिलेशन वर्ब के साथ होगा तो डियर स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहेंगे? अरे भाई ये तो एडवर्ब की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? एडवर्ब की। तो हम कहेंगे क्या कि ये अब हमारे पास क्या हुई? एडवर्ब क्लॉज। डन, यहां तक बात समझ आ गई। अब आ जाएं कि हम एडवर्ब क्लॉजेस को मजीद किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
एडवर्ब क्लॉजेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो तमाम क्लॉजेस जो आपके क्वेश्चंस का आंसर करें। कौन कौन? वाई का आंसर करें, व्हेन का आंसर करें, हाउ का आंसर करें, वेयर का आंसर करें। अब ये बात एक चीज बार बार मैं बता रहा हूं बेटा, हम क्लॉजेस की डिस्कशन कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? क्लॉजेस की डिस्कशन। अगर क्लॉजेस की डिस्कशन है तो इसका मतलब है हमें देखना होगा कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, और ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट है और अपना वर्ब है। अगर ये दोनों उसके अंदर मौजूद हैं और फिर वो वाई का क्वेश्चन का आंसर दे रही है, फिर वो व्हेन का क्वेश्चन का आंसर दे रही है, फिर वो हाउ का आंसर दे रही है, फिर वो वेयर का आंसर दे रही है, तो ऐसी सारी क्लॉजेस क्या कहलाएंगी? वो सारी की सारी एडवर्ब क्लॉजेस होंगी। आगे मैं लगा रहा हूं क्या? एटसेट्रा, कि जो इनका आंसर्स करें वो सारी की सारी एडवर्ब क्लॉजेस होंगी। तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगी? एडजेक्टिव क्लॉज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे? अब इसके लिए भी एक अदद एमसीक्यू बना लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाएं। तो हमारे पास एमसीक्यू आया, द बॉय हु stole my purse was arrested by the police, and the four options are, क्लॉज को पहले आइडेंटिफाई कर देता हूं कि कौन सी, अंडरलाइन कर देता हूं। Who stole my purse, ये अंडरलाइन हो गया, and the options are अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। और ऑप्शंस इसमें मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, नाउन, एडवर्ब, इंडिपेंडेंट, एडजेक्टिव। अब देखना यह है, हु स्टोल माय पर्स, सब्जेक्ट मौजूद। क्या पहली बात तो ये कि क्या ये हमारे पास क्लॉज है, तो ये इसका हो गया सब्जेक्ट। स्टोल क्या हो गया? वर्ब। पार्ट ऑफ सेंटेंस भी है, अपना सब्जेक्ट भी है, अपना वर्ब भी है, तो क्लॉज तो डन हो गई बेटा। तो अब हमें देखना यह है कि ये क्या है, इसका नोमेनक्लेचर क्या बनेगा। भाई डिपेंडेंट तो है, ठीक है, हु स्टोल माई पर्स। अगर आप इसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये एक सेंटेंस अलहदा बनता है, फिर ये पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं रहता, फिर आपको अलहदा सेंटेंस इसका बनाना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्या है? डेफिनेटली यहाँ पे एक क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, नामुकम्मल बात है, इसमें कंप्लीशन नहीं है। किसी को कुछ बताना पड़ेगा या किसी को कुछ बोलना पड़ेगा, आगे बताना पड़ेगा, अटैचमेंट देनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंट क्लॉज तो ये है। अब देखना ये है इसका रिलेशन किसके साथ है। क्या ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसका, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगा? बॉय का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ना। तो क्या इस पूरे सेंटेंस ने, इस पूरे सेगमेंट ने हमें इस नाउन के बारे में कुछ नहीं बताया? डेफिनेटली उसने इस नाउन को डिफाइन किया है, इस नाउन के साथ कनेक्टेड है। अगर बच्चों ये नाउन के साथ कनेक्टेड है तो क्या ये नाउन से कनेक्टेड कोई वर्ड एडवर्ब हो सकता है? नहीं। नाउन से कनेक्टेड कोई वर्ड नाउन हो सकता है? नहीं। इंडिपेंडेंट तो पहले ही खाते से आउट हो गई। तो फिर क्या बचा? आंसर हमारे पास बचा एक ही, कि ये कौन सी क्लॉज है? ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। अब हम कहेंगे कि ये क्या और किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई क्लॉज हमारे पास विच का आंसर दे रही है, विच का आंसर दे रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऐसी क्लॉज को हम कहेंगे क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। मैं कहता हूं द बॉय हु स्टोल माय पर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब मैं डायरेक्ट कहता हूं द बॉय वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, हमें ये नहीं पता चला कौन सा लड़का। लेकिन जब मैं कहता हूं द बॉय हु स्टोल माय पर्स, तो मैं आपसे पूछता हूं विच बॉय, कौन सा लड़का, किसने ये काम किया? तो आप कहेंगे हु स्टोल माय पर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बात ने, इस स्टेटमेंट ने, इस क्लॉज ने बॉय के बारे में कुछ हमें आइडिया दिया। तो हम कहेंगे ये विच बॉय का कॉन्सेप्ट दे रहा है, विच बॉय या बॉय को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो जो क्लॉज विच का आंसर करेगी वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा होगी एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर होगी बेटा बात? अब आ जाए लास्ट कैटेगरी, और वो क्या है? वो है हमारे पास कौन सी क्लॉज? नाउन क्लॉज। भाई नाउन क्लॉज क्या है? अब कहते हैं, सपोज हम सेंटेंस यूज करते हैं, ही टोल्ड मी दैट
he was my brother. He told me that he was my brother. Alpha noun, beta adverb, Charlie adjective और delta independent एटसेट्रा। अब ये क्वेश्चन है और उसने ही वॉज माई ब्रदर या दैट ही वॉज माई ब्रदर, उसने इसको अंडरलाइन कर दिया। मुझे बताएं, ही टोल्ड मी व्हाट, उसने मुझे क्या बताया? ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ न्यू, फॉर एग्जाम्पल अ न्यू स्टोरी, कोई भी चीज़ आप कहेंगे, अ न्यू स्टेटमेंट, न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जो कुछ उसने बताया ये वही है। मतलब यहाँ पे टोल्ड अगर वर्ब है तो ही वॉज माई ब्रदर, ये बात इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। और ये देखिए हमारे पास पूरा इसमें वर्ब भी मौजूद है, सब्जेक्ट भी मौजूद है, तो क्लॉज पूरी है, लेकिन साथ क्या है? ये उस टोल्ड का ऑब्जेक्ट भी बन रही है। तो हम कहेंगे क्या कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है किसका? किसी नाउन का, सॉरी किसी वर्ब का। तो अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास हुई क्या? नाउन क्लॉज। कौन सी क्लॉज हुई? नाउन क्लॉज हुई। क्लियर बेटे? अब हम कहेंगे जी हमें इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आए तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई क्लॉज व्हाट का आंसर दे रही है, किसका? व्हाट का आंसर दे रही है, तो वो होगी क्या? नाउन क्लॉज। राइट? इसके अलावा आपको क्लॉजेस के ऊपर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसी तरीके से आइडेंटिफाई करने का ही आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। आपने बताना होता है कि ये क्लॉज कौन सी है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक एंगल है, फिर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एंगल है। क्लियर होगी बात बेटा? अब हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेजेस को।